हेलो दोस्तों, मैं श्रेष्ठा तिवारी आज लेकर आई हूँ संगीता गुप्ता जी की समाज के मंचलों पर प्रहार करती हुई एक बेहतरीन कहानी। ये प्रेम नहीं, गुनाह था। तो देर न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। कोर्ट रूम के कटघरे में खड़ी नव्या जज साहिबा के सामने चीख चीख कर कह रही थी, मैंने कोई अपराध नहीं किया है जज साहिबा। मैंने तो वही किया जो एक अपराधी को मिलना चाहिए। अगर फिर भी आप मुझे सज़ा देना चाहती हैं तो मुझे मंजूर है आपका हर फैसला। बिना किसी आत्मग्लानि के नव्या अपने दिल की बात कह रही थी और लोगों का हुजूम नव्या के साथ खड़े होकर अपना समर्थन दे रहा था और शोर मचा रहा था। नव्या ने जो किया बिल्कुल सही किया जज साहिबा। ऐसे गुनहगारों को ऐसी ही सज़ा मिलनी चाहिए, तभी इन्हें सीख मिलेगी। इसलिए नव्या बेकसूर है और उसे बाइज्जत बरी किया जाए। लोगों का शोर सुनकर जज साहिबा अपने हथौड़े की चोट से सबको शांत रहने की हिदायत देती हैं और कहती हैं, शांत हो जाइए आप लोग। हम जो भी फैसला लेंगे वो सबूत और बयान के मद्देनज़र रखकर ही लेंगे। इसलिए कृपया कोर्ट रूम में शांति बनाए रखें। ऐसा कहकर जज साहिबा आधे घंटे का अंतराल लेती हैं और उठकर कोर्ट रूम से बाहर चली जाती हैं। अभी फैसला आने में वक्त था, इसलिए जान लेते हैं इस केस के कुछ मुख्य पहलुओं को। 6 महीने पहले जुलाई का महीना, ठंडी हवाएं चल रही थी पर बारिश थम चुकी थी। बीते शाम जो हुआ उससे सारा परिवार सदमे में था। कोई भला ऐसे कैसे कर सकता था? किसी के एक तरफा प्रेम को ठुकरा देने का परिणाम इतना बड़ा? नहीं, इसे प्रेम का नाम देना प्रेम की तौहीन होगी। ये तो उसके हवस की आग थी जो अंदर ही अंदर सुलग रही थी और नहीं मिलने पर उसने उस मासूम को एसिड की आग में झोंक दिया। ये प्रेम नहीं, गुनाह था जिसकी माफ़ी नहीं दी जा सकती थी। क्या बिगाड़ा था नव्या ने उस इंसान का? यही ना कि वो खूबसूरत थी और उसने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। बस इतनी सी बात के लिए इतनी बड़ी सज़ा? क्या उसकी खूबसूरती उसके जीवन का ग्रहण बन गई? आइए जानते हैं एक तरफा प्रेम की आग में जलते उस लड़के के बारे में, नव्या की जुबानी। मैं नव्या, 22 साल की साधारण सी लड़की। ऐसे तो मैं खुद को इतनी खूबसूरत नहीं मानती, पर मेरे चाहने वाले मुझे बला की खूबसूरत मानते थे। इसलिए तो आए दिन मनचलों का खत हमारे दरवाजे पर टंगा रहता था। पर शुक्र था ये खत मेरे बाबूजी के हाथ नहीं लगता, वरना मेरा घर से निकलना बंद। आखिर वो 2 जवान बेटी के बाप जो ठहरे, एक तो वो अकेले हमारी जिम्मेदारियों को उठा रहे हैं, दूसरी तरफ माँ बचपन में ही भगवान को प्यारी हो गई। ऐसे में कितना कठिन होता है एक पिता के लिए ऐसी सिचुएशन में घर, बाहर और 2 जवान बेटियों को संभालना। ये बात मेरे बाबूजी से अच्छी कोई नहीं जान सकता। खैर, मैं खुद इन सब चीज़ों से दूर ही रहती थी। ये प्रेम वेम मेरी समझ से परे थे। मैं शादी करूँगी तो अपने बाबूजी की पसंद के लड़के से ही। ये हमेशा
मेरे दिमाग में रहता था। ऐसे इन बातों का अभी मेरी ज़िंदगी से कोई नाता ही नहीं था, क्योंकि मुझे अभी बहुत काम करने थे। सबसे पहले तो मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी, फिर अपने बाबूजी का अधूरा सपना पूरा करना था। वो चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर पायलट बनूं। वो मुझे आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ते देखना चाहते थे। इसलिए तो मैं दिन रात अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती थी। पर ये एक बंदा जो मेरी खुशी, सुख, चैन छीनने की कोशिश कर रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसका क्या करूं। हर दिन सुबह से शाम तक बस मेरी बेडरूम की खिड़की के सामने खड़ा ही रहता था। पता नहीं ऐसे लोगों को क्या कहूं। ये कैसी दीवानगी थी उसकी, भगवान ही जाने। क्या मिलता था ऐसा करके, ऊपर वाला ही जाने। पर मुझे इतना ज़रूर पता था कि ये कुछ नहीं, हम लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करने का एक तरीका था इन लड़कों का, बस। तभी तो आंधी, तूफान, ठंडी, बरसात, किसी भी मौसम में बस यूं ही टकटकी लगाकर नजरें टिकाए खड़ा रहता था। मैंने तो उसे देखना बंद ही कर दिया था, यहाँ तक कि खिड़की तक नहीं खोलती। वो तो मेरी छोटी बहन पीहू आकर मुझे उसके बारे में बताती रहती थी, इसलिए आपको बता रही हूँ। कई बार पीहू कहती भी थी, दीदी एक बार उसे देख लो, शायद तुम्हारे देखने से वो घर चला जाए। पर मुझे पता था ऐसे लड़कों की दीवानगी, ये पूरे पागल होते हैं, पागल। पूरे 1 साल से वो हर दिन यूं ही मेरी खिड़की के सामने आकर खड़ा हो जाता था। मुझे भी कभी कभी विवश कर देती थी उसकी ये आदत, उसका ये पागलपन। तब मन करता था कि उसे जाकर एक जोरदार तमाचा जड़ दूं उसके गाल पे और कह दूं, मैं उन लड़कियों में से नहीं जो तुम्हारी ऐसी बेवकूफ़ों वाली हरकतों पर मर मिटूंगी। पर मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसे लड़कों से मुझे बहुत डर लगता था। ऐसा नहीं था उसने बात करने की कोशिश नहीं की, बहुत बार की, पर हर बार मेरी ना मिली उसे। पर एक दिन जब मैं अपने कॉलेज से लौट रही थी तो अचानक से बारिश होने लगी और वो छतरी लेकर भागकर मेरे पास आया। मैंने भी हल्की मुस्कुराहट के साथ उसकी छतरी को ले लिया, पर ये मेरी मुस्कुराहट मेरी जिंदगी की आहट बन गई। उस भरी बरसात में उसने मेरे चेहरे पर एसिड डालकर अपने जिस्म की आग को ठंडा कर लिया और मेरे जीवन को अग्नि से प्रज्वलित कर दिया, जिसकी जलन मेरे अंदर ताउम्र सुलगती रहेगी। मैं उस एसिड की जलन से चीख उठी। मेरा चेहरा जल चुका था और वो मुस्कुराता हुआ भाग गया। उस वक्त उसकी मुस्कुराहट जीत की मुस्कुराहट प्रतीत हो रही थी। मुझे कुछ लोगों ने जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गए। बाबूजी को जब पता चला तो उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक चुकी थी। मेरे सामने कराह उठे। मैं भले उन्हें देख नहीं सकती थी, पर मैंने उनके दर्द को महसूस किया था और आज तक वो उस दर्द से जूझ रहे हैं। क्या गलती थी मेरी? यही ना कि मैंने उसके प्रेम को स्वीकार नहीं किया। मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, तो क्या अपने प्रेम की अग्नि को शांत करने का ये तरीका सही था उसका? क्या लड़कियों को ना कहने का अधिकार नहीं है?
क्यों कुछ लड़के प्रेम को अपना आधिपत्य समझ लेते हैं? क्या यही संस्कार माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं? मैं तो इस एसिड की अग्नि से रोज थोड़ा थोड़ा जलती थी, पर अब उसे भी जलना होगा, उसे भी वही सीख देनी होगी। यही सोचकर इस हादसे के बाद जब उसे सजा मुकर्रर हुई, उस दिन जब उसे जेल ले जा रहे थे, तब मैंने पुलिस वालों से सिर्फ 5 मिनट अकेले में मिलने का मौका मांगा। उन्होंने गाड़ी में ले जाने से पहले दिया एक मौका, और मैंने उस मौके का फ़ायदा ठीक वैसे ही उठाया जैसा उसने उठाया था। मैंने झट से अपने बैग से पानी का बोतल निकाला और फेंक दिया उसके चेहरे पर। वो एसिड की अग्नि आज उसके चेहरे को जला रही थी और वो ठीक वैसे ही चीख रहा था जैसे मैं उस दिन चीख रही थी। दर्द से छटपटा रही थी, ठीक वैसे ही वो आज छटपटा रहा था। आज सही मायनों में उसे उस दर्द का एहसास हो रहा था जो हम लड़की को इन दरिंदों की वजह से मिलता है। मुझे पता है आप कहेंगी कि कानून तो न्याय करता है, तो आपने ऐसा क्यों किया नव्या जी? कानून बेशक करता है अपना काम, पर वो सज़ा इन दरिंदों के लिए बहुत कम होती है। उन्हें भी उसी दर्द से गुजरना चाहिए ताकि उसे पता चल सके हम लड़कियों की मानसिक और शारीरिक पीड़ा को। मैंने ऐसा करके कोई अपराध नहीं किया है, बल्कि ये एक सबक है उन सभी सरफिरे आशिकों के लिए जो एक पल भी नहीं लगाते ऐसा घिनौना काम करने में। इन्हीं शब्दों के साथ कोर्ट परिसर में जाने का समय हो गया था। सभी अंदर आ चुके थे। जज साहिबा भी अपनी कुर्सी पर आ चुकी थी। अब फैसला आना था। सारे सबूत और बयान के मद्देनज़र रखकर नव्या को निर्दोष साबित किया गया। उसे अपनी आत्मरक्षा के लिए ऐसा करना पड़ा, ऐसा बताकर उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। प्रिय दोस्तों, ये कहानी भले ही लेखिका की सोच हो, पर होना ऐसे ही चाहिए ताकि गुनाह करने वालों को ऐसा घिनौना काम करने से पहले इस दर्द का एहसास हो सके। मैं इस कहानी के माध्यम से आप सभी की प्रतिक्रिया जानना चाहती हूँ। क्या नव्या ने जो किया वो सही किया? आपकी प्रतिक्रिया का मुझे और लेखिका दोनों को इंतज़ार रहेगा। शीघ्र ही नई कहानी के साथ प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।